तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है मायसा। तुम्हारी जगह अगर कोई दूसरी लड़की होती तो शायद अपने शोहर को किसी दूसरी औरत के सुपुर्द ना करती। ये एक मुश्किल फैसला था। बात की सीढ़ियों पर गुट्टू में साथ दिए बैठी मायसा के करीब वो धीरे से बैठता हुआ बोला। वो दिल ही दिल में मायसा के इस फैसले से मुतमिन नहीं था। कुछ था जो बहुत गलत था। ऐसा नहीं था कि वो मायसा को पसंद नहीं करता था। मायसा एक ऐसी लड़की थी जिसके किरदार की रोशनी से हर कोई उसकी तरफ खींचा चलाता था। वो तो फिर भी एक मर्द था। उस पर तो मायसा का जादू आसानी से चढ़ गया था। लेकिन यह भी सही था कि जितना उसे मायसा अजीज थी उससे ज्यादा उसे सद्दाम से मोहब्बत थी। और वो ये बखूबी जानता था कि सद्दाम की खुशी सिर्फ और सिर्फ मायसा इब्राहिम खान में है, जिसे वो किसी भी हाल में उसे दूर होता हुआ नहीं देखना चाहता था। तो फिर मैं मुतमिन क्यों नहीं हूँ? अगर मेरा फैसला दुरुस्त था। उसका लहजा टूटा हुआ था। हमीम को उस पर बहुत ही अफसोस हुआ। फैसला सही करने में हमेशा तकलीफ होती है, दिल पर भारी पत्थर रखना पड़ता है। उसने नरमी से अपना बाजू उसके कंधे पर फैलाकर उसे खुद से करीब किया। मायसा को भी जैसे किसी कंधे की जरूरत थी, किसी हमदर्दी जिसके सामने वो अपनी तकलीफ सहन कर सके। तुम्हें उससे मोहब्बत है ना? वो है ही ऐसा शख्स कि हर कोई ना चाहते हुए भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। तुम्हारा रिश्ता भी काफी मजबूत है उसके साथ। वो जैसे उसे समझाने की तहमीद बांध रहा था। सिर्फ रिश्ता मजबूत होने से कुछ नहीं होता हमीम। रिश्ते की दौड़ भी मजबूत होनी चाहिए, वरना एक तरफ पर टूट कर अलग हो जाती है। उसका अंदाज खोया हुआ था। हमीम जैसे किसी गहरी सोच में था। एक एक बात पूछी हमीम, सच सच बताना। उसके अंदाज पर हमीम शाह ने उसे ठट्ठा कर देखा। ऐसी क्या बात है मासा जो तुम इतना परेशान हो? उसके लहजे में उलझन थी। तुम्हें मलाइका की बाबा यकीन है? क्या वो सच कह रही है? उसके सवाब पर हमीम शाह के लबों पर एक जहरखंद मुस्कुराहट रह गई। उसे शादी से पहले वाली वो रात याद आई जब मलाइका उसके कमरे में आई थी, और ठीक इसी तरह जिस तरह वो सद्दाम के कमरे में गई थी, लेकिन एक अलग ही इरादे से। वो उसे अपने साथ किसी खेल में शरीक करना चाहती थी जिससे उसे सद्दाम मिल जाता और हमीम को मायसा। हमीम शाह को अभी यकीन नहीं आ रहा था कि मलाइका का खेल इस नोयत का होगा। वो सद्दाम को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो था कि उसे सुनने तो क्या, उसको देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन वो इस बात से भी अब भी अनजान था कि इस खेल में इसका शरीके कार कौन है। वो इस गुत्ती में बुरी तरह से उलझ चुका था। मलाइका के बारे में बस इतना कहूंगा कि वो एक ऐसी लड़की है जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक गुजर सकती है, अपनी इज्जत व आबरू को भी दाव पर लगा सकती है। उसके बाद पर मैसा ने नासमझी और हैरानी के मिले जो तासरात के साथ उसको देखा। ये शायद तुम इसलिए कह रही हो कि वो दूसरी तरह तुम्हारा भाई है? मैसा ने उसकी बात को रद्द करना चाहा। हाँ शायद, मगर सदाम को मैं अच्छे से जानता हूँ मायसा। वो बहुत बुरा है, लेकिन तुम्हारे मामले में बहुत ही एहसास है। शायद उसकी सोच को सही राह दिखाना चाहता था। अगर वो बच्चा सदाम का हुआ तो क्या होगा हमीम? इतनी देर में पहली बार उसने अपना खौफ उसके सामने जाहिर किया था। हमीम शाह ने गर्दन मोड़ कर इस नादान सी लड़की को देखा था जो जिंदगी के इस भयानक खेल से डरी हुई थी। वो सर झुकाए बैठी हुई अपने लदरते हाथों की लकीरों में शायद अपनी खुशियों को तलाश कर रही थी। वो यूं ही उसको देखता रहा, इस बात से अनजान के दो गहरी स्याह आंखें काफी देर से इन दोनों को कहर अलुद नजर से यूं ही पास बैठा देख रही थी। वाओ, दो महबूब अपना कीमती वक्त साथ गुजार रहे हैं। मलाइका की महसूस की आवाज पर वो खोलता बस की तरफ मुड़ा। तुम यहाँ क्या कह रही हो? मुठियां साथी से बिछी हुई थी। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती सता, वरना इस वक्त उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए। उसकी बात को यकसर नजरअंदाज किया। आहर तुम चाहती क्या हो? वो जैसे सब्र की आहरी इंतहा पाटा। मैं क्या चाहती हूँ? क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं तुम्हें चाहती हूँ सदाम, सिर्फ तुम्हें। और तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो। उसके करीब आती हुई बोली। मोहब्बत? और तुमसे? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता मलाइका, और ना ही तुमसे कभी मोहब्बत की है। निकल जाओ इस खुशफहमी से तो बेहतर होगा। तमसनाना लहजे में कहता उसे दूर होगा। और वो जो चाहती हो वो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। अब भी वक्त है मलाइका। मान लो तुम झूठ बोल रही हो। मान लो कि ये बच्चा मेरा नहीं है। मैं तुम्हारी सारी गलतियों पर पर्दा डाल दूंगा। यकीन करो। उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। कैसी गलती, कैसा झूठ सता? ये तुम्हारा बच्चा है। तुम क्यों नहीं मान लेते? तुम क्यों मुझसे शादी नहीं कर सकते? क्यों इस बच्चे को अपनी पहली औलाद होने का हक नहीं दे सकते? वो और भी बहुत कुछ कहने वाली थी, लेकिन अचानक लगने वाले सद्दाम के इस जोरदार तमाचे ने उसकी सारी बोलती बंद कर दी। वो चेयर पर हाथ रखे हुए खौफजदा सी उसे देख रही थी, जो शायद बर्दाश्त की हाथ फैलांग चुका था। तुम इतना गिर जाओगी, मुझे नहीं पता था मलाइका। निकल जाओ मेरे कमरे से, और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना इस बच्चे समेत तुम्हें दफन कर दूंगा। निकल जाओ। वो जहरहन लहजे में वो बोलता हुआ आड़ में इतनी जोर से चीहा कि वह सहम कर पीछे हो गई थी। इसी वक्त मायसा की आवाज पर उन दोनों ने चौंका दरवाजे की तरफ देखा। क्या मैं दहल अंदाजी की मरतकब हुई हूँ? सदाम ने घूरकर, जबकि मलाइका ने नफरत से उसकी तरफ देखा था। वो तन फन करती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही मायसा सदाम को नजरअंदाज करती कमरे में दाखिल हुई और वार्डरोब खोलकर खड़ी हो गई। काफी हसीन पल गुजारे हैं अपने महबूब के साथ। उसके तंजा लहजे पर मायसा ग्रहण खाकर उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में हैरत के साथ बेयकीनी का तासर भी था। मुझ पर उंगली उठाने से पहले
اپنے آپ کو خود کا تجزیہ کر لے تو بہتر ہوگا۔ اس کے چوٹ کرنے پر وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور ساتھی سے بازو پکڑ کر اسے وارڈروب کے بند پٹ سے لگا دیا۔ ڈر کی شدت سے مائسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس کی زبان بول رہی ہو؟ میں خوب سمجھ رہا ہوں، زیرہند لہجے میں بولتا وہ اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں آپ کو اپنے کسی بھی کام کے لیے اسی طرح جواب دہ نہیں ہوں جس طرح آپ اپنی حرکتوں کے لیے۔ درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے وہ بہت بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا میسا، تم مجھ سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ تمہارا ہر راستہ مجھ سے آ کر رکتا ہے۔ تمہاری منزل صرف میں ہوں، لہٰذا رہائی کی کوششیں بند کر دو۔ اسے ٹھوڑی کو مضبوطی سے تھامے وہ ٹھہرے ہوئے انداز لہجے میں بولا اور زور سے اسے جھٹکا دے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مائسا وارڈروب سے لگی زمین پر بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ صحیح کہتا تھا صدام، اس قید سے اس کی رہائی ناممکن تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ان دونوں کے بیچ بول چال بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ صرف ضرورت پڑتے ہی وہ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے۔ شروع میں صدام نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن مائسا تھی کہ اپنی ہی سوچ میں گردان تھی۔ تھک کر صدام نے اپنی ساری کوششیں ترک کر کے اسے پوری طرح نظر انداز کرنے لگا۔ دوسری طرف مائسا صدام کے رویے سے دل گرفتہ تھی اور اوپر سے ملائکہ اور لبنہ بیگم کی تنزیہ باتیں ذہن میں ڈوبے ہوئے تیر کی طرح اس کے احساسات کو زخمی کر دی تھی۔ وہ اپنے ہول میں بالکل سمٹ کر رہ گئے تھے۔ ان دونوں کی یہ حال دیکھ کر فاطمہ خود تو ہول رہی تھی، اس آپ میں فائق کو بھی ہلائی دے رہی تھی۔ اس سلسلے میں بات کرنے وہ ایک دن فائق کی طرف انیکسی میں آئی، جہاں وہ اکیلا بیٹھا تھا۔ اندر جا کر اسے احساس ہوا کہ بظاہر سنجیدہ اور لاپرواہ دکھنے والا بندہ کتنا ذمہ دار ہے۔ انیکسی کی حالت دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہاں صرف ایک مرد رہتا تھا۔ انیکسی بالکل صاف ستھری چما چم تھی، ہر سامان اپنی جگہ پر سلیقے سے موجود تھا۔ اس کے کمرے کی سیٹنگ کافی زبردست تھی۔ کافی مردانہ کمرہ نہیں ہے؟ لائٹ اور ڈارک گرے کلر کے کمبینیشن کے اس روم کو ستائش نظر سے دیکھتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا، ظاہر ہے مرد کا کمرہ ہے تو مردانہ ہی ہوگا نا۔ فائل کے اوراق الٹ پلٹ کرتا ہوا مصروف انداز میں ایک اچھلتی نظر اس کے خوبصورت سراپے پر ڈال کر دوبارہ فائل پر بزی ہو گیا۔ ہم لڑکیوں کے کمرے تو ایسے نہیں ہوتے، اس نے منہ بنا کر کہا اور صوفے پر آ کر ٹکے۔ منہ مت کھلواؤ میرا، اور نہ ہی ایک لمبی بحث چھڑ جائے گی۔ اس کی بات پر فاطمہ نے اس کو گھور کر دیکھا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ صاف ظاہر ہے کہ تم لڑکیوں کو ہزار چونچلے ہوتے ہیں، تمہارے کمرے بھی ان چونچلوں سے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ خود کو بزی ظاہر کرتا ہوا وہ بڑے آرام سے اسے تنگ کر رہا تھا۔ اور ان چونچلوں سے مراد کیا ہے؟ فاطمہ جیسے لڑنے کے موڈ میں تھی آج۔ فائق نے پہلی بار سر اٹھا کر اس زندگی سے بھرپور لڑکی کو نظر بڑھ کر دیکھا تھا جو اب اس کی زندگی بننے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایک سنجیدہ بندہ رہا تھا، کام کو اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ۔ لڑکیوں سے اس کا دور دور تک کوئی رشتہ نہ تھا اور نہ ہی وہ لڑکیوں کا دلدار تھا۔ وہ خود کو اس معاملے میں کافی پینڈو سمجھتا تھا، لیکن فاطمہ کو دیکھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کی زندگی بہت حالی ہے، کسی چیز کی کمی ہے۔ وہ کم گو قسم کا بندہ تھا، کم لفظوں میں باتیں مکمل کر دینے والا، جبکہ فاطمہ باتونی ٹائپ تھی جس کے پاس لفظوں اور باتوں کا انبار تھا۔ وہ اس لفظوں سے پڑی ہوئی لڑکی کا گرویدہ ہو گیا تھا اور ان لفظوں سے اپنی زندگی کی کہانی ایک نیا موڑ دینا چاہتا تھا فاطمہ کی سنگت میں۔ چھوڑو ان چونچلوں کو، کبھی فرصت سے تفصیل سے بتاؤں گا، ابھی بتاؤ کیا لوگے؟ وہ فائل بند کرتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ فاطمہ نے پھرتی سے اس کی تقلید کی تھی، چائے پیو گی یا کافی؟ کچن میں داخل ہوتا وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، جو آپ پلا دیں۔ وہ مسکرا کر سلپ کے پاس آ کر ٹک گئی۔ چلو کافی بنا دیتا ہوں۔ وہ جھک کر ریک سے ساس پین نکالتا ہوا بولا، اسے گیس پر رکھ کر لائٹر کی تلاش میں نظر دوڑانے لگا۔ لائیے میں بنا دیتی ہوں۔ اسے پین میں دودھ انڈیلتا دیکھ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کا اس طرح کام کرنا۔ نہیں میں بناتا ہوں آج، پوری زندگی تم نے ہی بنانی ہے۔ اتنی دیر میں اس نے پہلی بار کوئی شرارت کی تھی۔ فاطمہ سر لیے ہوئے سر جھکا کر اس سے دور ہو گئی تھی اور سنک کے پاس آ کر کھڑی ہو کے اسے کافی بناتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تو تم کچھ بات کرنے آئی تھی شاید؟ اسے مگ تھماتے ہوئے وہ سوالیہ انداز میں بولا اور اپنا مگ اٹھا کر بھائی کی طرف بڑھنے لگا۔ فاطمہ اس کے پیچھے تھی۔ ہاں، وہ میں مائسا اور صدام کے بارے میں بات کرنے آئی تھی۔ اس کے سامنے صبح بیٹھتے ہوئے وہ الجھن کا شکار تھی۔ کیوں؟ انہیں کیا ہوا؟ فائق نے حیرانی سے اس کے الجھے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ آپ کو نہیں پتا کیا ہوا ہے؟ الٹا اسے سوال کیا۔ نہیں، میں گھر پر نہیں رہتا اور نہ ہی مجھے دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی عادت ہے۔ اسے صاف گوئی سے بولنے پر فاطمہ نے عجیب سی نظر سے اس کو دیکھا۔ میں نے سوچا کہ وہ شاید آپ کے اپنے ہیں۔ اس نے چوٹ کی تو اسے اپنے لفظوں کی سرد میری کا احساس ہوا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں چاہے کتنا بھی اس کے قریب ہوں، لیکن یہ بھی کے ساتھ کہ میں ایک غیر ہوں، ایک باہر والا، اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھ سے گھر کے انتہائی ذاتی معاملات میں بولنے کا حق ہے، اور میں صرف بزنس کی حد تک بولتا ہوں۔ اس کے تفصیل سے بتانے پر اس طرح سارے لانے لگے جیسے اس کی بات سے پوری طرح متفق ہے۔ تو پھر پنچایت کے سامنے صدام کے دفاع میں کیوں آواز اٹھائی تھی؟ وہ آپ جڑاں پر اتر آئی تھی۔ وہ میرا دوست بھی ہے اور میں نے دوستی کا فرض نبھایا تھا۔ کافی تحمل سے جواب دیا۔ تو اب انسانیت کا فرض بھی نبھا دے۔ تو کیا
इतने सालों से मैं जानवर वाला फर्ज अदा कर रहा हूँ, उसने बुरा बनाते हुए कहा तो वो कांधे उचका गए। ये तो आप बेहतर जान सकते हैं। उसके अंदाज पर उसने भूमि में उचका उसको देखा। तो क्या चाहती हो तुम, क्या करूं मैं? वो जैसे उसकी जरा से स्विच हो गया था, सच का पता करें। वो आगे को किस्सा कर बोली, शायद तो तभी मालूम होगा जब वो बच्चा दुनिया में आएगा, और दुनिया में आते ही वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बेगुनाह के हक में गवाही दे देगा। उसके तन कर कहने पर वो क्या लगा कर हंस दिया। मैं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा, वैसे भी कुछ नहीं कहा। कुछ करे नहीं तो कम से कम मेरी मदद ही कर दे। कैसी मदद, क्या करना चाहती हो तुम? वो जैसे हार मान गया था। इन दोनों में बोलचाल एकदम बंद है। तो फिर उसे नासमझी से उसको देखा। उनके बीच सब कुछ सही करना पड़ेगा। वो एकदम जोश में उठी। वो कैसे? उसे आप भी कुछ समझ आया था। हमें उनकी मुलाकात करवानी होगी। तुम्हें जो करना है करो, मुझे बस बता देना मेरा काम क्या है। फाइक के राजी होने पर फातिमा की आंख में एक चमक उभरी थी। फाइक को अब तक इस लड़की की कोई बात पल्ले नहीं पा रही थी, फिर भी उसकी मदद करने को तैयार था कि दूसरा रास्ता नहीं था। कहाँ लेके जा रही हो तुम मुझे फातिमा? मायसा तेज कदम उठाते हुए फातिमा के पीछे चली जा रही थी, जो कि उसे कुछ बता नहीं रही थी। तुम्हें कुछ दिखाना है। फातिमा ने हल्के से गर्दन मोड़कर उसको देखा और फिर तेज तेज आगे बढ़ने लगे। ये तुम मुझे स्टोर रूम की तरफ क्यों लेकर जा रही हो? मायसा ने हैरानी से इस स्टोर रूम का दरवाजा खोलते हुए देख रहे थे। जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ वो यहीं पर है। क्या है? वो हैरान सी उसके साथ स्टोर रूम के अंदर दाखिल हुए। वो देखो, गुलहड़ी के बच्चे। खिड़की के पास लेकर जाकर उस पेड़ की तरफ इशारा किया जो कि पूरी खिड़की पर अपना कब्जा जमाए हुए था। मायसा मोहब्बत से होकर झुककर गुलहड़ी के इन बच्चों को देख रही थी, जो शायद कुछ ही दिन के थे। तुम यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। मायसा के साथ हिलाने पर वह सराइये से बाहर निकलकर दरवाजे को हल्के से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई, लेकिन मायसा ने हो नहीं किया। इस तरह झुकी हुई इन बच्चों को देखती रहे। फाइक, कहाँ हो तुम? स्टोर रूम में क्या काम पड़ गया है तुम्हें? सदाम कमरे में उसकी मौजूदगी से अनजान फाइक को तलाश करता हुआ आगे बढ़ा और खिड़की के पास उसे खड़ा देकर ठटक कर अपनी जगह पर रुक गया। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज पर मायसा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। ठीक इसी तरह दरवाजा बंद होने की आवाज पर दोनों ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और जल्दी से आगे बढ़े। फातिमा, अगर ये तुम्हारी है तो दरवाजा खोलो। मायसा ने दरवाजे पर जोर आजमाई की, लेकिन बेसुध रहा। लॉक है, उसने मुड़कर सद्दाम से कहा, तो जल्दी से आगे आया और दरवाजे के लॉक पर जोर लगाने लगा। फिर भी ना खुला तो एक खंदी से गाली देकर वो फाइक को आवाज देने लगा। ये दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम दोनों आपस में सुलह कर लोगे। फाइक की आवाज पर उसने गुस्से से दरवाजे पर एक जोरदार घूंसा मारा। क्या बेखुदगी है फाइक, मुझे तुमसे इस बचपने की उम्मीद नहीं थी। दरवाजे से मुंह लगाए वो गुस्से से बोला। जो भी उम्मीद थी, लेकिन अब तो तुम कैद हो चुकी हो। चलो शाबाश, जल्दी से भाभी को राजी करो। फाइक की पुरसुकून आवाज पर वो खोल कर रह गया। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। गुस्से से कहता हुआ वो दरवाजे से हट गया था तो मायसा भी सर झुकाए खड़ी खिड़की के पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई कि अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। सदाम कुछ देर दीवार से टेक लगाए खड़ा उसको देखता रहा, जो सर झुकाए शायद उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर रहे थे। कैसी हो? काफी दिनों बाद उन दोनों में आप बातचीत हो रही थी। काफी दिनों बाद वो उसे शायद सुन रहे थे। ठीक, मुख्तसर सा जवाब दिया। मेरी गैर मौजूदगी में हमीम ने तुम्हारी काफी देखभाल की। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से इतने दिनों का जहर निकल ही गया था। मुझ पर इल्जाम तराशी करने से पहले उसका मुवाजना कर ले कि धोखेबाज कौन है, आप या मैं। वो गुस्से से बोली तो सद्दाम खुद पर काबू किए हुए था। गुस्से से आगे बढ़ा, उसे खींच कर साथी से दीवार से लगा दिया। कितनी बार कहूँ, कितनी बार गवाही दूं कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया जिसकी वजह से तुम मुझे बेवफा ठहराओ। मैंने तुम्हारे बाद कभी किसी को हाथ नहीं लगाया और तुम दूसरों की बातों में मुझ पर फोके दे रही हो। उसके गुस्से से फनकारने पर मायसा ने नजरों का रुख फेर लिया। मलाइका के बारे में भी आपने यही कहा था, क्या हुआ? नतीजा सामने है, कैसे करूं यकीन? सदाम, आप ही बताएं। ठीक है, मत करो यकीन, जाओ अपने इस हमीम के पास ऐश करो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। उसने गुस्से से उसका हाथ इतनी जोर से झटका कि वो दीवार से जा टकराया और दर्द से सिसक उठी। पूरे जंगली हो, कभी नहीं बदलेंगे आप। आंसू उसकी आंखों में तेज से बढ़ने लगे थे। वो जल्दी से दरवाजे के पास और उसे जोर जोर से खटखटाने लगी। फातिमा, दरवाजा खोलो। फातिमा, सुनाई नहीं दिया? अगर तुमने दरवाजा ना खोला तो मैं यहीं मर जाऊंगी। उसकी आखिरी बात पर सदाम ने चौंक कर उसके सिसकते वजूद को देखा, इसलिए हमें दरवाजा खोल दिया गया था। वो सराय से बाहर निकली और होंठों पर हाथ रखकर सिसकियों का गला दबाती हुई कमरे की तरफ दौड़ लगाती। फातिमा में परेशानी से उसके पीछे भागी, जबकि कमरे में आकर उसने हमशकीन नजर से उसको घूरा। ऐसे घूर क्या रही हो? उसने चिढ़कर उसको देखा। तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते? यह प्लान किसका था? उसकी बात को नजरअंदाज करके पूछा। मेरा था। तुम्हारे कोर मगज जैसे बीजे में इसमें ऐसे बकवास आइडियाज नहीं आ सकते। यकीन इस फातिमा बीबी का था। हाँ तो ये तो तुम दोनों को एक करने की कोशिश कर रही है और ऊपर से जनाब के नहड़े। वो मुंह बनाता हुआ बोला। उसे कहो अपनी शादी की तैयारी करे, मैं अपना मामला खुद संभालूंगा।
मैं अभी शादी नहीं कर रहा, उसके धीरे से कहने पर सद्दाम ने हैरानी से उसको देखा। क्यों? ऐसे हालात में शादी नहीं करूंगा, कुछ ही दिनों में सब सही हो जाएगा, फिर मैं आराम से शादी करूंगा। तो उसे यहाँ सजाने के लिए लाए हो? शादी नहीं करूंगा और तुम्हें हालात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे मामलात है, मैं ही इन्हें हल करूंगा। हाँ, मैं तो कुछ हूं ही नहीं ना तुम्हारा, उसने तनकर कहा तो सद्दाम ने उसको घूरा। मैंने ऐसा कब कहा? तुमने, तुम्हारे अंदाज ने। देखो फाइक, मेरी वजह से तुम अपनी खुशी को क्यों रोक रहे हो? मेरी बात मानो, जो तारीख तय हुई है उसी तारीख में शादी कर लो और खुशहाल जिंदगी गुजारो। उसने उसे समझाने की कोशिश की। मैं अब भी शादी नहीं करूंगा तो बस नहीं करूंगा, तुम चाहे जितने हड़बे आजमाना चाहो आजमा लो। उसे अपनी जिद पर अड़ा देकर सदाम ने लंबी सांस लेकर कंधे उचका दिए थे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, शादी क्या कर ली, जरा से हालात क्या मेरे खिलाफ हो गए? मेरी कोई बात ही नहीं मानता। उसकी बड़बड़ाहट पर फाइक मुस्कुराकर बाहर निकल गया तो भी उसके साथ हो लिया। 2 घंटे की थका देने वाली मीटिंग अटेंड करके वो मूड फ्रेश करने की घर से ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में आ गया। वो 2 हफ्ते से यहीं था, मासा से दूर, मुकम्मल उसे नजरअंदाज किए हुए। हालांकि ये कितना मुश्किल काम था, मासा के बिना रहना, ये सिर्फ वो उसका दिल जानता था। जितना वो हिला से तंग नहीं हुआ था, उससे ज्यादा मायसा के रवैये ने उसे ठेस पहुंचाई थी। शुरू शुरू में तो उससे बात कर लेती थी, उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना सही लेकिन दिल पर जबरगा कर दे देती थी। लेकिन जैसे जैसे मलाइका की डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे वो उससे दूर होते जा रही थी। न जाने उसके दिल में क्या था। अपनी सोच में गलता वो रेस्टोरेंट के इस हिस्से से गुजरता हुआ टटका जो फैमिली और कपल के लिए था। कुछ देर बाहर खड़ा उस शख्स को कहर आलूद नजर से देखता रहा था और फिर बिना सोचे कैबिन में दाखिल होकर दरवाजे को लॉक कर दिया। सामने बैठा शख्स हैरत से कभी उसे देखता तो कभी पास बैठी लड़की को, जिसकी शक्ल पर भी हैरानी और परेशानी के तासरात थे। वाह मीमशा वाह, मेरी जिंदगी से खुशियों के पल छीन कर अपनी जिंदगी को कितनी आराम से सजा रही हो। तो मैं हैरान हूँ कि तुम मेरे वही भाई हो जो मुझ पर कभी जान छिड़कता था। नफरत और अफसोस के मिले जुले तासरात लिए उसके सामने खड़ा जैसे हिसाब चुकता करने के मूड में था। आप आप गलत समझ रहे हैं, पास बैठी लड़की ने हमीम की मदद के लिए कोशिश की। तुम चुप रहो लड़की, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। उसके गुरा का कहने पर वो सहम कर पीछे हुई। हमीम ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा। क्या है तुम्हारे दिल में सदाम, सब कह दो, जितना गुस्सा है, जितना उबाल है, मेरे लिए सब निकाल दो आज तुम। कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, मैं भी नहीं। उसके गुस्से के बरक्स वो नहायत तहमत से बोलता हुआ सदाम को जहर लगा था। मेरे दिल में या तुम्हारे दिल में, मैं सब कुछ जानता हूँ हमीम। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना कीना और हसद बड़ा हुआ है। छोटी माँ के साथ हुई नाइंसाफी का बदला तुम मुझसे ले रहे हो। पहले बिल्ला को मुझसे दूर किया और अब मायसा, ऊंची आवाज में चीता हुआ वो शायद भूल गया था कि वो घर पर नहीं रेस्टोरेंट में है। आपको गलत फहमी हुई है सदाम भाई, इस लड़की ने दोबारा मुदाहलत की। तुम मत बोलो अन्या। हमीम शाह ने दोबारा से उसे रोका। बोलने दो उसे, मैं भी तो देखो कितना झूठ बोल रखा है इसने तुमसे। सदाम की बात पर हमी को बहुत दुख हुआ। तुम मेरे बारे ऐसे सोचते हो सदाम? इतनी नफरत है मुझसे? माना कि मैं तुम्हारे और बिल्ला के बीच में आ गया था, लेकिन ये मैं और मेरा रब भी जानता है कि मैं तुम दोनों के बारे में बिल्कुल अनजान था। अगर मुझे जरा भी इल्म होता तो मैं तुम दोनों के बीच कभी ना था। वैसे भी तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम उस जैसी बेवफा लड़की से बच के, और तुमसे मुलस नहीं थी सदाम, और ना ही मुझसे। अगर वो अपने जज्बों में हालस होती तो आज अनिया मेरी जिंदगी में ना होती। बेला डरा डरा मुंडला लाने वाली डर डर मुंडल लाने वाली वो तितली थी जो किसी दिलकश फूल को देखकर उस पर बैठती, उसे लुत्फानंदोज होती और फिर जी बार जाने पर वो दूसरे फूल की तलाश में निकल पड़ती। वो रही बात मायसा की, तो मैंने उसे कभी तुमसे दूर करने की कोशिश नहीं की। मैं तुम्हारी जिद और आदत से वाकिफ था। मैं जानता था कि तुम मुझे जलाने के लिए तुम मुझे तकलीफ दोगे और तुम वही करते रहे। मैं सिर्फ उसका दोस्त हूँ और कुछ नहीं। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारे सदाम कि उस जैसी मुलस लड़की के आंसू भी तुम पर असर नहीं करते। अगर इतनी मोलिस है तो तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? हम इनके लंबी तकरीर के बावजूद भी उसके दिल में अभी हलच थे। अगर उसकी जगह दिल में होती तो मेरा भी रद्दमल ऐसा ही होता। हम लड़कियां बहुत ही एहसास होती हैं सदाम भाई। हम अपने शरीर के सफर को किसी दूसरी औरत से नहीं बांट सकते, उस पर सिर्फ हमारा हक होता है। जिस तरह आपका मानना है कि हमारे पास सिर्फ आपका हक है, इस तरह वो भी आप पर इतना ही हक रखती है। उसकी नाराजगी जायज है। अनिया के बाप पर वो सर झुका कर कुछ सोचने लगा। नाराजगी और गलतफहमी के बादल अब शायद झटके थे। वैसे तुम कौन हो? उसे डायरेक्ट अनिया से पूछा तो वो गड़बड़ा कर हमीम को देखने लगी। ये वही है जो तुम्हारे लिए मायसा है। हमीम शाह ने उसे देखकर मैंने यजीद से कहा तो वो शर्मा कर नजर झुका गई। और कब से चल रहा है ये सब? वो तफ्शीश पर उतर आया था। क्या यार, क्या अम्यूं वाली सवाल किए जा रहे हो? हमीम शाह चिड़का बोला तो वो कहका लगाकर हंस दिया। वैसे मायसा को पता है? उसके डरमाई अंदाज पर पूछने पर हमीम शाह को अब असल टेंशन ने घेर रहा था। उसे अभी नहीं बताया, और हबदार जो तुमने उसको कुछ बताया तो अब देखना मैं उसके कान तुम्हारे खिलाफ कैसे बढ़ता हूँ। बहुत तुम्हारी शान में पड़ रही है ना हमीम ये हमीम वो। आप बताता हूँ उसे उसे हमीम के करतूत।
सद्दाम के धमकाने पर हमीम नबी में सारा हिला तो उसके पीछे पड़ा जो कि वो बोलता हुआ कैबिन से बाहर निकल गया था। जानता था कि हमीम उसके पीछे जरूर आएगा। वो ये सारा मंजर देखते हुए अनिया मुस्कुरा देती। उसकी मुस्कुराहट में आने वाली खुशियों के दिन की झलक देखी जा सकती थी।